प्रश्नावली 10.2 का 5वां सवाल। एक एबीसी त्रिभुज में माध्यिकाएं दे रखी हैं तीनों, और तीनों की तीनों कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? जी बिंदु पर। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं ए बी सी डी ई और एफ, ये तीनों प्रतिच्छेद कर रही हैं जी बिंदु पर। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि तीनों हमारी माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ, इनका योग करके 4 गुना करें तो बड़ा होगा किससे? तीनों भुजाओं के 3 गुने से, तीनों भुजाओं के योग से 3 गुने से। तो दिया गया हमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी ई यानी कि ए डी बी ई व सी एफ माध्यिका ये दे रखी है। माध्यिका जी पर संगामी, ये क्या कर रही हैं? संगामी कर रही हैं। कहां पर? जी बिंदु पर संगामी कर रही हैं। और सिद्ध करना तुम्हें, सिद्ध करना 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि तीनों भुजाओं के योग से 3 गुना। ये बड़ा हो जाएगा कौन सा? तीनों माध्यिकाओं का योग का 4 गुना। उपपत्ति हम प्रमेय नंबर 10.6 से पढ़ रहे हैं कि यदि माध्यिकाएं आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वह 2:1 के अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अब हम करते हैं एजी बटे, अब कंप्लीट भुजा ले ली, एजी बटे पूरी माध्यिका एडी। तो देखिए शीर्ष की तरफ 2 भाग, नीचे की तरफ 1, और दोनों में मिला 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 2 और 1 3 हो जाते हैं। अब देखते हैं ए जी बराबर 2/3 ए डी है, ए डी गुणा हो जाएगा यहाँ पर ए डी, और समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम और भी देख लेते हैं दोनों को। भाई देखो ए डी कर ली, अब हम बी के लिए देते हैं जैसे, तो क्या आएगा? बी जी बटे 2/3 पूरी भुजा ले लेते हैं अब हम बी ई, क्योंकि एक बार इसके बटे में लिखते फिर गुणा में वहां ले जाते, और समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार तीसरी माध्यिका सी जी 2/3 कंप्लीट का क्या हो जाएगा? सी एफ, और समीकरण नंबर 3। यानी कि हमें तीनों माध्यिकाओं का केवल अभी तक अनुपात लिखे। तो अब हम करते हैं सवाल को। त्रिभुज ए जी और बी, त्रिभुज ए जी बी में, ए जी और बी में इधर के हम कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं, ये त्रिभुज। अब देखते हैं भाई, हमें पता है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। तो ए जी और हम बी जी जोड़ दें, ए जी प्लस बी जी, इन दोनों का योग बड़ा होगा किससे? ए बी से। इन दोनों को जोड़ें तो इसके योग इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है। और अब ये लाइन ऐसे कैसे इसको मिला देते हैं। ए जी का मान समीकरण 1 से और बी जी का मान समीकरण 2 से। तो ए जी बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 ए डी प्लस बी जी का मान 2/3 बी ए, बड़ा है किससे? ए बी से। बड़ा है किससे? ए बी से। यहां लिख देता हूं इसके नीचे समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों से हमने मान लिए थे भाई 1 और 2 से। अब इन दोनों में कॉमन का 2/3, तो क्या आ जाए? 2/3 ए डी प्लस बी ई बड़ा है किससे?
ए बी से, और 2 को छोड़ दिया केवल यहीं पर ए डी प्लस बी ई। ये बड़ा है, बटे में 3 था तो गुणांक हो जाएगा 3 ए बी, और समीकरण नंबर 4 ये हो गया 2 ए डी प्लस बी ई बड़ा है किससे? 3 ए बी से। इसी प्रकार भाई देखो, एक बार हमने लिया त्रिभुज ए जी बी, अब बी जी और सी, त्रिभुज बी जी सी में यहां त्रिभुज देखते हैं भाई, इन दोनों भुजाओं का योग बी जी प्लस जी सी बड़ा होगा किससे? बी सी से होगा। इन दोनों भुजाओं का योग इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी जी का मान बी जी का मान कितना? 2/3, 2/3 बी ई प्लस जी सी, इस जी सी एस सी जी का मान कितना हो जाएगा? 2/3 सी एफ बड़ा है किससे? बी सी से। वही बात आ जाएगी, इन 2 तो रह जाएगी यहाँ, बी ई प्लस सी एफ बड़ा है, ये 3 कहाँ चला जाएगा? बी सी, यानी कि समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार एक त्रिभुज, 2 वाला त्रिभुज ए जी और सी, त्रिभुज ए जी सी में अब यहां हम सीधा सीधा लिख सकते हैं भाई, कैसे? कि इन दोनों भुजाओं का योग किसके? ए सी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तब ए जी प्लस जी सी बड़ा है किससे? ए सी से। तो ए जी का मान कितना आएगा? 2/3 ए डी, और सी जी का मान कितना आएगा? 2/3 सी एफ। 2/3 ए डी प्लस 2/3 सी एफ, ए डी यानी कि कौन सा आ रहा हमारा? सी जी का सी एफ बड़ा है ए सी से। इन दोनों में कॉमन 2/3, तो बचेगा 2 ए डी प्लस सी एफ बड़ा है 3 ए सी से, और समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 6। समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ने पर तीनों समीकरण जोड़ दिए भाई। कौन कौन से? 4, 5 और 6। 4 ये रहा 4 में एक तरफ क्या है? 2 ए डी प्लस बी ई प्लस, और अब यहां देखते हैं दूसरे नंबर पर 2 बी ई प्लस सी एफ प्लस 2 ए डी प्लस सी एफ। ये सब की सब बड़े हैं किन किन से? यहां तो आ रहा है 3 ए बी, 3 ए बी प्लस 3 बी सी प्लस 3 ए सी, यही दे रखा तीनों के। एक एक साइड के दोनों पक्ष से जोड़ लिए। अब देखते हैं तीनों में कॉमन 2, 2 और 2, तो यहां बचेगा क्या? ए डी प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस ए डी प्लस सी एफ, ये बड़ा है किससे? इन तीनों में कॉमन 3, 3 और 3, 3 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों से बड़ा भाई। अब और देखें एक बार ए डी और ए डी कितनी बार? 2 बार है, प्लस बी ई कितनी बार है? 2 बार, प्लस सी एफ और सी एफ 2 बार सी एफ, बड़ा है 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए सब में 2 है, 2 2 2 2 कॉमन निकालेंगे, बाहर आएगा, और बाहर से क्या होगा? उसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा होगा 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। यही हमें सिद्ध करना है भाई, 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। छठवां सवाल, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र P है। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र A, B
और सी का लंब केंद्र पी बिंदु है भाई। इन तीनों बिंदुओं से और सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिए, लंब डी, और यहाँ कर देते हैं हम ई, और यहाँ कर दिया हमने एफ। ये लंब डाल दिए और ये कहाँ मिल रहे हैं, पी बिंदु पर। तो इस त्रिभुज में पी लंब केंद्र है, तो तुम्हें अब बताना पी बी सी का लंब केंद्र क्या है, ए है, सिद्ध करके बताना है। दिया गया हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र P है। अब सिद्ध क्या करना है तुम्हें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है, यह सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम देखते हैं भाई, त्रिभुज हमारे पास में कंप्लीट क्या है, ABC है, इसी के अनुसार चलते हैं। त्रिभुज ABC में देखिए AD लंब किस पर है, BC पर है। AD लंब BC पर है, ये क्या कर रखा है हमको भाई, दिया गया है। ठीक है, जब हमारे पास AD लंब दिया हुआ है BC पर, तो AD का ही भाग तो है AP, तो AP भी लंब हो जाएगा किस पर, BC पर हो जाएगा। AP लंब हो जाएगा किस पर BC पर, और समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरी देखते हैं, BE लंब है किस पर, AC पर। BE लंब है किस पर, AC भुजा पर है। कौन सा लंब है, BE लंब है किस पर, AC पर। अच्छा देखो ये लाइन जा रही है इस प्रकार, BE लंब है किस पर, AC पर। जब ये लंब है तो ये भी लंबित है, AE लंब है किस पर, BE भुजा पर। AE लंब है किस भुजा पर, BE भुजा पर, और BE का ही भाग कौन सा है, BP है। तो अब हो जाएगा हमारा AE लंब है किस पर, BP पर। ये तो हमको दिया गया, और ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार CF लंब है किस पर, AB पर। CF लंब है AB पर, ये तो हमको पहले दे रखा भाई। ठीक है, अब स्थिति बन गई है इस तरह से, CF ये लंब है, तो AF भी तो लंब है किस पर, FC पर। जब AF लंब है FC पर, तो A या CF का ही भाग कौन सा है, P भी तो है, ये पूरी लाइन है भाई, ये लंब हो गया। इसका मतलब AP लंब है किस पर, CP पर। AP लंब है किस पर, PC पर, PC पर। और ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, समीकरण 1, 2 व 3 से। तीनों की तीनों बिंदु में देखें भाई, समीकरण 1, 2 और 3 से। यहाँ देखते हैं 1, 2 और 3 से। तीनों में ही कॉमन क्या आ रहा है भाई, A और A तीनों में ही कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है, इति सिद्धम। सवाल नंबर 7, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF G से गुजरती हैं। तीनों माध्यिकाएं बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लिया, A, B और C, D, E और F, ये तीनों गुजरती हैं किससे, G बिंदु से। हमें पता है कि तीनों माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। सवाल नंबर 1 के लिए हमें क्या दे रखा है भाई, GF बराबर 4 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना, हमें GC के बराबर ज्ञात करना। मैंने बताया था जब ऐसा मान आता है तो जो हमसे पूछा है या फिर हमको दे रखा है, दोनों में एक में करना है। देखो GC ये पूछा है, हमको दे क्या रखा है इसी लाइन में, GC की लाइन में कौन सा दे रखा है हमें, GF जो हमें दे रखा। अब पहले लिखना है इनका अनुपात। तो देखें GC किधर है,
कोने की तरफ है यानी शीर्ष की तरफ है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 2। अब एफ जी या फिर जी एफ जो बची है वो भुजा की तरफ है, इसका अनुपात कितना आएगा 1। अब जिसका भी इनमें मान दे रखा उसी को रख देते हैं। जी सी जी एफ का मान 4 बराबर 2/1। इनका वज्र गुणा करेंगे, जी सी का 1 से करेंगे कितना आ जाएगा जी सी, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। बी में दे रखा हमें ए डी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और पूछा गया हमसे जी डी का मान। तो हमें दे रखा जी डी बटे ए डी, तो जी डी ये पूरी लाइन है, जी डी का अनुपात 1, पूरी लाइन का अनुपात कितना हो जाएगा 3, 1/3। तो जी डी का मान हमसे पूछा गया है, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चा। ए डी का कितना दे रखा है 7.5 बराबर 1.3। इनका वज्र गुणा कर लेते हैं भाई। जी डी बराबर 7.1 का 1 से करेंगे कितना आएगा 7.5, 3 से काटेंगे, ऊपर मान लेते हैं सिर्फ हम 75 मान लेते हैं, तो कितनी बार कटेगा 25 बार। कितने अंकों के बाद पॉइंट था 1 के बाद, तो 2.5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8, हमें दी गया कि एक एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए और ए सी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दे रखी है बराबर। अब बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी भुजाएं कैसी हो जाएंगी भाई आपस में, ये दोनों भुजाएं बीडी और डीसी कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, इस पर बनने वाला परिकेंद्र, अंतः केंद्र अंदर अंदर और लंब केंद्र, ये भुजा लंब हो जाएगी तब, और केंद्रक माध्यिकाओं जहां आपस में मिलती है वही होता है केंद्रक। तो इस पर यानी एडी पर ही स्थित होने चाहिए। उपपत्ति, सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लेते हैं भाई। त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, दोनों में देखते हैं। देखो ए बी भुजा किसके बराबर, ए सी की है, तो पहले ही दे रखा है ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें दिया गया भाई। अच्छा बी डी और डी सी ये भी दोनों बराबर है क्योंकि माध्यिका है इसकी, बी डी बराबर डी सी, माध्यिका से, माध्यिका ए डी से। और अगला ए डी क्या है उभयनिष्ठ, क्योंकि इधर के त्रिभुज में भी और परली तरफ के त्रिभुज में दोनों में क्या दे रखी है उभयनिष्ठ, ये दे रखी है उभयनिष्ठ। अब तीनों ही भुजा बराबर हैं, तो एस एस गुणधर्म नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे हो गए आपस में समान हो गए। जब समान भुजाएं तो समान है, तो इनके कोण भी कैसे आ जाएंगे, ये दोनों कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 आपस में कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 बाई सीपी सीटी, और एक समीकरण नंबर रख देते हैं यहाँ पर 1। बस इतना काम किया, दोनों त्रिभुज हमने क्या किए अब सर्वांग सम। अब हम एक एक उत्तर देखते हैं अपना। परिकेंद्र लिख लेता हूं मैं यहां पर, परिकेंद्र सिद्ध करना। परिकेंद्र कब बनता है भाई, पहले नंबर 10.3 पढ़ी थी कि जब हम भुजाओं का अर्धक करते हैं, जब भुजाओं का लंब अर्धक करते हैं तब क्या बन जाता है वो परिकेंद्र। तो देखिए एडी भुजा बीसी का क्या कर रही है समद्विभाजन कर रही है। अभी हमने सिद्ध किया कोण 1 और कोण 2, ये दोनों जब हमने कोण सिद्ध किए हैं, तो एक बार और कर देता हूं, इसको आगे और कर देता हूं। हम कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 180 कोण, क्योंकि दोनों क्या हैं रैखिक कोण है भाई, इनके 180। 1 और 2 दोनों बराबर हैं, एक का नाम चेंज किया, 2 की जेब क्या रख दिया उठा के 1, कोण 180 कितना 2 बार कोण 1 180, कोण 1 बराबर 180 बटे 2 कितना आ जाएगा 90। जब कोण 1 90 का है तो कोण 2 भी कितने का आ जाएगा 90 का ही आएगा।
परिकेंद्र। परिकेंद्र की परिभाषा यही है कि यदि हम किसी भुजा का लंब समद्विभाजक करें तो AD भुजा BC का क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक। AD भुजा, इस पे सीधे लगता हूं, AD BC का लंब अर्धक है, इसीलिए AD पर परिकेंद्र स्थित होगा। क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी प्रमेय कहती है, प्रमेय 10.3 कहती है इस बात को, क्योंकि शीर्षों से समदूरस्थ जब निकाल रहे थे तो हमें क्या करना पड़ा था भाई, भुजाओं का लंब अर्धक। दूसरा सवाल, इसमें दूसरा दिया गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या कहता है कि यदि हम कोणों का समद्विभाजन कर दें तो कोण 3 और 4 कैसे हो गए आपस में बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4, कोणों का अर्धक AD करती है, या फिर इसको और कह दूं कोण A का अर्धक कौन सी करती है भाई, AD भुजा करती है। जब AD करती है तो AD पर ही क्या हो जाएगा, इसका अंत है केंद्र, इसलिए AD पर ही अंत केंद्र होगा। ये हो जाएगी प्रमेय 10.4 भुजाओं से समदूरस्थ के लिए। और अब आएगा हमारा तीसरा नंबर पर, तीसरे पता लंब केंद्र। लंब केंद्र यहां तो आ जाएगा बाई CP CT। तो देखिए यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है भाई। कोण 1 और 2 कैसे हैं आपस में बराबर, और 1 का मान 90 तो 2 का भी नाम कितना है 90 बाई CP CT। ये 90 डिग्री का कोण कौन सी भुजा बना रही है, AD। AD लंब है किस पर, BC पर। जब ये लंब है AD तो AD पर लंब है तो लंब केंद्र इस पे ही होगा ना, लंब केंद्र AD पर ही स्थित होगा। 3 हो गया, एक और बचा हमारे पास में चौथा, केंद्रक। केंद्रक निकालते हैं तब क्या होता है कि भाई तीनों माध्यिका जहां काटते हैं उसको कहते हैं हम केंद्रक। तो एक माध्यिका है क्योंकि सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट रही है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए केंद्रक AD पर ही स्थित होगा। और इति सिद्धम, ये चारों बातें सिद्ध हो गई, यानी कि कौन सा परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सब के सब कहां पर स्थित हो रहे हैं, AD पर स्थित है। सवाल नंबर 9, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, तीनों लंब डाल दिए जाएं तो वो कहां मिल रहे हैं, तीनों H पर मिलते हैं भाई, हमें दिया गया। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है। अब तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि XYZ, यानी सिद्ध कीजिए कि XYZ त्रिभुज XY और Z इस त्रिभुज का लंब केंद्र भी H है, ये दे रखा है। तो और इससे पहले दे रखा है कि इन तीनों जो लंब केंद्र हैं उनके मध्य बिंदुओं, इन तीनों जो हमारे पास लंब केंद्र देते हैं उनके बिंदु XYZ जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो भी क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, ऐसा सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखते हैं। देखिए त्रिभुज कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BH और C तक, BHC में यहां देखते हैं भाई,
देखिए वाई बी एच का क्या है, मध्य बिंदु है, वाई बी एच का मध्य बिंदु है, क्योंकि उसने पहले ही दे रखा भाई तीनों लंब केंद्रों क्या है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार जेड एच सी का क्या है, मध्य बिंदु है, एच सी का मध्य बिंदु है। यदि किसी भी त्रिभुज में बी एच सी ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है, यानी कि ये भुजा इसके समांतर भी है और क्या है, आधी भी है भाई। तो वाई जेड समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के, यानी कि वाई जेड समांतर हो गई किसके, बी सी के समांतर हो जाती है। अब जब ये समांतर है यानी कि वाई जेड किस पर समांतर हो गई, बी सी पर हो गई। और इसमें हम देखते हैं भाई कि जो ये लाइन है हमारी पास बी एच, अगर बी एच को वहां तक बढ़ाते हैं तो ये इस पर क्या थी, लंब थी या नहीं, क्योंकि उसने पहले कहा था लंब अर्धक है, तो बी से वहां तक बढ़ाई तो क्या है, लंब है। अब हम यहां से y से लेकर n तक ले, इसमें y से लेकर n तक इस आधी भुजा को रखें। देखो इसमें दे दिया समांतर, वाई जेड समांतर है किसके, बी सी के, वाई जेड समांतर है किसके, बी सी के। अब यहां इसी भुजा पर देख लेते हैं हम, ए डी, जो ए डी भुजा है वो बी सी पर क्या थी भाई, लंब थी। तो इसकी आधी भुजा एक्स एम भी लंब होगी किस पर, वाई जेड पर, एक्स एम भी लंब होगी किस पर, वाई जेड पर, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या, दोनों समांतर हैं। इसका कारण यह समीकरण 1 रखता हूं, और इसका कारण है ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, जब बी सी और वाई जेड दोनों कैसी हो गई, समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हमने ये दोनों समांतर की, अगर हम इन दोनों को समांतर करें, एक्स जेड समांतर किसके, ए सी के, तो वाई एन लंब होगी किस पर, एक्स जेड पर, वाई एन लंब होगी किस पर, एक्स जेड पर। और समीकरण नंबर 2, इसका कारण यह है कि बी ई लंब है किस पर, ए सी पर। और इसी प्रकार फिर ले लेते हैं एक बार, ये आ गई। अब बची कौन सी हमारी, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब जेड एल लंब है किस पर, एक्स वाई पर। समीकरण नंबर 3, क्यों, देखो ये दोनों मध्य बिंदु, तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। अब पूरी भुजा सी एफ जब ए सी पर, ए बी पर लंब है, तो इसकी आधे टुकड़ा भी इसके समांतर पर क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। तो यहां सी एफ लंब है किस पर, ए बी पर। ये ऑलरेडी हमको दे रखा भाई लंब केंद्र पहले से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से देखते हैं भाई, तीनों की तीनों लंब एक्स एम वाई एन और जेड एल। एक्स एम एच से होकर जा रहा है, वाई एन भी एच से जा रहा है, जेड एल भी एच से ही होकर जा रहा है। तीनों ही लंब एच से होकर जाते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा बन रहा भाई, एक्स वाई और जेड। त्रिभुज एक्स वाई जेड में, या फिर त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच है, इति सिद्धम। सवाल नंबर 10, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं ए बी और ए सी से समदूरस्थ हो। एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी भुजाएं ए बी और सी ये दे रखा है। इसमें कहा है कि बीसी पर वह बिंदु, इस भुजा पर कोई बिंदु ज्ञात करना है तुम्हें। वो कैसे करना है,
कि वो ए बी भुजा और ए सी से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले कोण ए कोण का क्या कर देते हैं, अर्धक कर देते हैं। प्रमेय 10.2 कहती है हमसे कि प्रमेय 10.2 के अनुसार कोण ए का समद्विभाजन करने पर वह रेखा ए बी व ए सी से समदूरस्थ होती है। बस यही ज्ञात करना है। एडी एडी को इस प्रकार खींचेगी, इस कोण का क्या हो जाना चाहिए, समद्विभाजन हो जाना चाहिए। और 10.2 पर में यही कहती है कि यदि किन्हीं दो तिर्यक रेखाओं के कोण का अर्धक कर दिया जाए तो वह उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होता है। तो यानी कि इससे और इससे ये क्या हो जाएंगी, समान दूरी पर स्थित होती हैं। बस इतना करना है इसमें।